Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel Rapid English. Today I am going to explain you a lesson for the students of class 8 और ये आपकी बुक की 10th यूनिट है जिसके ऑथर है मधुर जाफरे और जिसका टाइटल है कमिंग होम टू दिल्ली। तो इसमें ये जो हमारे मधुर जाफरे है ये जब अपने घर दिल्ली आती थी, क्योंकि ये दिल्ली से बिलोंग करती है, तो जब ये अपने घर दिल्ली आती है तो क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करती है और इनको इनके घर पे किस तरह से ट्रीट किया जाता है, इनकी फैमिली इन्हें कैसे ट्रीट करती है और ये अपनी फैमिली को किस तरह से ट्रीट करती है, उनकी कितनी केयर करती है, ये सारे हमें इस चैप्टर में बताएंगे मधुर जाफरे। तो यहाँ पे इनके बारे में कुछ ओवरव्यू दे रखा है, मधुर जाफरे के बारे में बता रखा है। मधुर जाफरे नाउ रिगार्डेड बाय मेनी एज द वर्ल्ड अथॉरिटी ऑफ इंडियन फूड। तो मधुर जाफरे जो है वो इंडियन फूड में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है। ये इन्होंने बहुत बड़ी जगह बनाई है इंडियन फूड्स की दुनिया में। इज एन अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस एंड बेस्ट सेलिंग कुकरी ऑथर। कुकरी का मतलब होता है खाना बनाने वाला बुक। तो ये जो कुकरी ऑथर में बहुत ज़्यादा फेमस है, इनकी कुकरी बुक्स जो है वो बेस्ट सेलिंग है कुकिंग की दुनिया में। तो ये कुकिंग में बहुत अच्छी है और इनकी किताबें जो है वो बहुत ज़्यादा बिकती हैं। हर फर्स्ट बुक एन इन्विटेशन टू इंडियन कुकरी वॉज पब्लिश्ड इन 1973। तो 1973 में इनकी फर्स्ट बुक आई थी जिसका नाम था एन इन्विटेशन टू इंडियन कुकरी, ये पब्लिश हुई थी। एंड हर टीवी शो मधुर जाफरे इंडियन कुकरी ऑन बीबीसी मेड हर अ हाउस होल्ड नेम। और फिर बीबीसी चैनल पे इनके नाम से एक टीवी शो भी आया जिसका नाम था मधुर जाफरेस इंडियन कुकरी। तो ये जो है ये नाम आने के बाद ये घर घर में हर किसी के घर में फेमस होगी एज अ कुकरी ऑथर। शी हैज़ अपीयर्ड इन ओवर 20 फिल्म्स इंक्लूडिंग मर्चेंट, आइवरी, हीट एंड डस्ट। तो इन्होंने 20 से ज़्यादा फिल्में भी करी है और जिसमें इनकी कुछ फिल्में हैं जैसे कि है मर्चेंट, एवरीज, हीट एंड डस्ट एंड रिटन ओवर 50 कुकरी बुक। और इन्होंने 15 कुकरी बुक्स भी लिख रखी है, इंक्लूड मधुर जाफरेस अल्टीमेट करी बाइबल एंड करी इजी। और इन सब बुक्स में एक और बुक है जिसका नाम है मधुर जाफरेस अल्टीमेट करी बाइबल एंड करी इजी। तो ये बुक भी इंक्लूड है, ये बहुत फेमस बुक है इनका। तो इस तरह से हमें ये समझ आ गया कि मधुर जाफरे जो है वो किस चीज़ में फेमस है और इनकी जो परफेक्शन है वो किस चीज़ में है। तो हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पैरा कह रहा है इट इज़ प्रोबेबली एट डॉन एंड डस्क। अब डॉन किसको बोलते हैं? जब सुबह होने वाला होता है, जब पूरी तरह से सुबह नहीं होती, सूरज पूरी तरह से नहीं आती है, उसकी जो रेडनेस होती है सन की वो आ जाती है, उसको कहते हैं डॉन। और डस्क उसको कहते हैं जब सूरज पूरी तरह से ढलता नहीं है, उसकी जो रोशनी होती है रेडनेस वो रह जाती है, पूरी तरह से वो लाइट ख़त्म नहीं होती, उसे कहते हैं डस्क। डैट दिल्ली ऑफर्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पे हमें मधुर जाफरे ये बता रही है कि दिल्ली का जो बेस्ट पार्ट होता है, जो ब्यूटीफुल पार्ट होता है, तो या तो सुबह के टाइम में होता है या तो शाम के टाइम पे होता है, जब सूर्य का अस्त हो रहा होता है या फिर सूर्य का उदय हो रहा होता है। उस समय दिल्ली अपना ब्यूटीफुल पार्ट ऑफर करती है हम लोगों को। तो वहाँ पे दिल्ली को अगर आपको विज़िट करना है तो ये जो टाइम है ये बेस्ट टाइम है, ऐसा हमारे मधुर जाफरे हमारे ऑथर बता रही है। आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड गोइंग अवे फ्रॉम दिल्ली एंड ग्रैंड फादर्स हाउस। यहाँ पे जो आई रेफ़र कर रहा है ये हमारे मधुर जाफरे ही हैं। तो मधुर जाफरे कह रही है कि मुझे याद है कि जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग दिल्ली जाते थे और हमारे ग्रैंड फादर के घर पे जाते थे ऑन हॉलीडे टू हिल स्टेशन। और हॉलीडे के टाइम पे ये चीज़ें करती थी, ये लोग हॉलीडे पे ये जाती थी अपने ग्रैंड फादर के घर पे और वहाँ से फिर ये हिल स्टेशन भी जाया करती थी। When we returned, it was always a night journey by train। और जब हम लोग रिटर्न हो रहे होते थे, यानी ऑथर, उनके फैमिली जो भी है वो सारे रिटर्न हो रही होती थी वापस ग्रैंडफादर के घर से आफ्टर हॉलीडे, तो हमेशा से ये नाइट जर्नी ही करती थी और वो भी ट्रेन से। माई मदर वुड शेक अस अवेक एज वी नियर्ड द यमुना रिवर। और जैसे जैसे हम लोग यमुना रिवर के पास पहुंच रहे होते थे उसी समय इनकी जो मदर थी, मधुर जाफरे की जो मदर थी, वो इन्हें शेक करके उठाती थी। तो आपको पता ही है कि ये जो यमुना है ये यमुना नदी दिल्ली में ही फ़्लो करती है। तो जब ये दिल्ली पहुंच रही होती थी, जब यमुना नदी के पास होती थी, तो इनके मदर इन्हें
जगा देते थे जब ये सो रही होती थी। तो अब ऐसा क्यों करती थी वो आगे देखना है। दिल्ली ले जस्ट बियॉन्ड इट, दिल्ली उसके जस्ट आगे था, बियॉन्ड यानी उसके क्रॉस करके। तो जो यमुना रिवर है उसके पार दिल्ली ले करता था। Flocks of squawking mynas and parrots would be circling the pink sky as the steam train traveled towards Delhi. तो जब ये दिल्ली की तरफ बढ़ रहे होते थे, इनकी जो ट्रेन थी वो उस टाइम पे स्टीम ट्रेन चलती थी, भाप वाला इंजन चलता था, तो उसको स्टीम ट्रेन यहाँ पे कहा जा रहा। तो जब स्टीम ट्रेन दिल्ली की तरफ बढ़ रही होती थी तो सुबह के टाइम पे जब डॉन का समय होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉन को बोलते हैं जब सूरज पूरी तरह से नहीं आया होता है लेकिन उसकी जो रेडनेस होती है, उसकी जो लाइट होती है वो हल्की हल्की दिखती है। तो जब उस लाइट से पूरा स्काई पिंक हो जाता था, उस टाइम पे जो फॉक्स होते थे, फॉक्स मतलब ग्रुप, तो जो मैनास का, पैरट्स का जो ग्रुप होता था, ये स्क्वैक करते थे, ये साउंड प्रोड्यूस करते थे, चहचहाने की आवाज़ निकाल रहे होते थे और पूरे आसमान में, पूरे स्काई में, पिंक स्काई में सर्कल कर रहे होते थे। तब जब हमारी स्ट्रीम ट्रेन जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रही होती थी। एंड सून इट वॉज टाइम फॉर मॉर्निंग टी, और उसके बाद ही हमारा मॉर्निंग टी का समय हो जाता था। मतलब मैंने बताया कि डॉन का टाइम है तो उसके थोड़ी देर बाद तो मॉर्निंग होगा, तो सब वो टी पीते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, तो उसके बाद इनका मॉर्निंग टी का समय हो जाता था। फर्स्ट पैरा आई होप आप लोग को क्लियर होगा। टी वॉज अ सिंपल अफेयर, यहाँ पे जो अफेयर है ये वर्क को रेफर कर रहा है। तो उस समय मॉर्निंग के टाइम पे चाय पीना ये बहुत सिंपल सा, नॉर्मल सा काम था। बॉट फ्रॉम वेंडर्स हु मार्च्ड अप एंड डाउन द ट्रेन विद अ लार्ज केटल चैंटिंग हॉट टी हॉट टी, जिसको खरीदा जाता था उन वेंडर्स से जो कि ट्रेन के कभी ऊपर चढ़ रहे होते थे, कभी नीचे उतर रहे होते थे, हाथ में बड़े से केटल लेके, और वो चैंटिंग कर रहे होते थे, मतलब अपने चाय को बेच रहे होते थे, हॉट टी, गरम चाय बोल बोल के उनसे टी लिया जाता था और फिर ये मॉर्निंग के टाइम पे पीते थे ट्रेन पे ही टी। इट वॉज सर्व्ड इन टेराकोटा कप्स दैट एडेड टू द सुगरी मिल्क टी एंड डिलीशियस फ्लेवर ऑफ देयर ओन। तो इट यहाँ पे जो रेफर कर रहा है ये उस चाय को ही रेफर कर रहा है जो कि वेंडर से लोग खरीद के पी रही है। तो ये जो चाय है इसको सर्व किया जाता था टेराकोटा कप में। टेराकोटा कप बोलते हैं मिट्टी की जो चाय होती है ना, टपड़ी पे आपको मिलती होंगी, उसको बोलते हैं टेराकोटा कप। आप ये देख सकते हो, इसको बोलते हैं टेराकोटा कप, मिट्टी की बनी हुई कप को बोलते हैं। तो इस कप में शुगर को ऐड किया जाता था, मिल्क को ऐड किया जाता था और इस तरह से टी दिया जाता था। और इस टी की जो फ्रेशनेस होती थी वो और ज़्यादा बढ़ जाती थी तब जब ये जो टेराकोटा कप्स होता था ये अपनी खुद की फ्रेगरेंस इसमें छोड़ देता था। इस टी में इनकी खुद की फ्रेगरेंस भी ऐड हो जाती थी, उनकी फ्लेवर ऐड हो जाती थी, तो जो टेस्ट था टी का वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता था। बेसिकली हमारे ऑथर जो हैं वो हमें यही कहना चाह रहे हैं। एज सुन एज वी हैड आवर टी माई मदर वुड पुल आउट हर पर्स एंड टेक फ्रॉम इट अ जेनरस अमाउंट ऑफ कॉइन्स। जेनरस अमाउंट ऑफ कॉइन्स मीन्स अ बिग अमाउंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में। जैसे ही हम लोग अपनी चाय पी लेते थे, सब लोग चाय पी लेते थे, तो जो मेरी मदर थी यानी इस ऑथर की जो माँ है मधुर जाफरी की, वो अपना पर्स निकालती थी और उसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉइन्स निकालती थी। अब ये कॉइन्स क्यों निकाल रही है ये चीज़ आगे देखेंगे हम लोग। दिस वॉज अ साइन दैट द ट्रेन वॉज अबाउट टू गो ओवर द यमुना ब्रिज। और जब ये चीज़ होता था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर हॉलीडे में ये लोग अपने ग्रैंडफादर के घर पे जाते थे, तो यानी कुछ चीज़ें ऐसी जो होगी वो फिक्स होंगी, ये हमेशा से वो चीज़ें करती होंगी। तो यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि जब ऐसा होता था कि इनकी मदर पर्स निकाल रही है और उसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉइन्स निकाल रही है, तो ये उस चीज़ का साइन होता था कि जो हमारा ट्रेन है वो अब यमुना ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाला है। मतलब ऊपर से ट्रेन जाएगी और नीचे यमुना ब्रिज बह रहा होगा। ये कॉइन निकालने के पीछे का शाइन था। Each child armed with a handful of coins would choose a position by the window। अब जो सारे बच्चे होते थे इनके साथ, जो ऑथर है, इनकी जो भी सिबलिंग्स थी और जो भी बच्चे इनके साथ होते थे, वो सब के सब अपने हाथ में भर भर के कॉइन्स ले लेते थे। हैंडफुल मतलब होता है मुट्ठी भर के, तो मुट्ठी भर के ये कॉइन्स ले लेते थे और विंडो के पास वाली सबसे बेस्ट पोजीशन जो था, सबसे अच्छी जो जगह होती थी, उसे चुन लेते थे। वी वुड टेक वन कॉइन एट अ टाइम एंड हर्ल इट ऑन द होली करंट ऑफ यमुना। अब हम लोग क्या करते थे कि वो सारे के सारे बच्चे जो थे वो सब लोग एक एक कॉइन्स एक टाइम पे लेते थे अपने हाथ में और उसको हर्ल करते थे, मतलब कि नीचे गिर देते थे उस यमुना नदी के करंट में, उसकी वेव में, यमुना नदी की पानी में उस कॉइन को फेंकते थे। इफ द कॉइन हिट द वाटर आवर मदर टोल्ड अस वी वुड बी ब्लेस्ड।
और ऐसा उनकी मदर का कहना था, हमारे ऑथर की मदर का कहना था कि अगर वो जो कॉइन है वो वाटर को हिट करता है, यानी वो पानी में डायरेक्ट जाता है, तो हमारी मदर कहते थे कि हम लोग ब्लेस्ड है, हम लोग को यमुना का आशीर्वाद मिल गया। इफ इट हिट अ वॉशरमैन beating clothes on a sandy island or the bridge, then no blessings could be expected। और ऐसा होता था कि अगर वो कॉइन जो कि पानी में ना जाके किसी वॉशरमैन को हिट करा हो, वॉशरमैन के ऊपर गिरा हो, जो कि अपने कपड़ों को धो रहा है उस सैंडी आइलैंड पे और उस ब्रिज के ऊपर, तो वहाँ पे अगर गिरता है ये कॉइन तो माना जाता है कि कोई भी ब्लेसिंग हमें नहीं मिली है, हम लोग कोई भी ब्लेसिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वी वुड ट्राई टू गेट आवर ब्लेसिंग्स एज क्विकली एज पॉसिबल बिकॉज द अप्रोचिंग सिटी कॉल्ड फॉर आवर फुल अटेंशन। अब हमें हमारी जो ब्लेसिंग्स थी वो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग चाह रहे थे कि वो हमें मिल जाए। मतलब ये लोग जल्दी से जल्दी अपने अपने एक एक टाइम पे एक एक कॉइन्स को नीचे फेंक रहे थे ताकि वो जो कॉइन्स है वो यमुना नदी के पानी से टच करे, उसकी पानी में डायरेक्ट जाके गिरे और इनकी ब्लेसिंग इनको मिल जाए। क्योंकि अगला जो अप्रोच था, जो अगला सिटी आने वाला था, अप्रोचिंग सिटी था, वही इनका अटेंशन का कारण था, यानी इनका डेस्टिनेशन था। अब जो अगला सिटी है वो इनको यहीं पे ट्रेन से उतरना है, तो इस वजह से जो भी अटेंशन है, जो सारा ध्यान है वो इनके ट्रेन से नीचे उतरने पे चला जाएगा। इसलिए सोच रहे थे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इन्हें इनकी ब्लेसिंग मिल जाए। और मैंने आपको स्टोरी के पहले में भी बताया था अभी कि ये जो है इनकी जो दिल्ली है जो लाई करता है वो इस बियॉन्ड लाई करता है, इस यमुना नदी के बियॉन्ड यानी उसके पार लाई करता है। तो यहाँ पे आप इसको देख के समझ में आ रहा होगा कि जब ये कॉइन को फेंक रहे हैं तो इस नदी जैसे ही ये क्रॉस कर जाएगी उसके बाद स्टेशन जो आएगा वो है दिल्ली स्टेशन, और वहाँ पे इनको उतरना है। इस वजह से ये अपनी ब्लेसिंग जल्दी से जल्दी सोच रहे हैं कि हो जाए। विद द सन रेनिंग गोल्ड ऑन इट, द डोम्स एंड माइनरेट ऑफ द 17th century मुगल कैपिटल लुक्ड लाइक दे माइट बी अ मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं एक स्मॉल पेंटिंग को, किसी भी बड़ी चीज़ों को अगर हम छोटी तरह से बनाते हैं, उसकी पेंटिंग बनाते हैं या फिर उसे पूरी तरह से सेम डिज़ाइन करते हैं, उसे हम मिनिएचर कहते हैं। अगर किसी चीज़ की छोटी पेंटिंग बना रहे तो उसे मिनिएचर पेंटिंग बोलेंगे। यहाँ पर रेनिंग गोल्ड ऑन इट का मतलब है द गोल्डन सनलाइट ऑफ अर्ली मॉर्निंग फॉलिंग ऑन द ओल्ड सिटी। जो वहाँ पे शहर है उस पर जो सनलाइट पड़ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डॉन का टाइम है, तो ये जो सनलाइट है वो गोल्डन गोल्डन आ रही है। अभी थोड़ी रोशनी बढ़ गई है तो पिंकिश अभी हो गई है गोल्डन, और वो जो लाइट है उसको बोला जा रहा है रेनिंग गोल्ड ऑन इट। तो यहाँ पे जो भी मुगल्स के बनाए हुए डोम्स हैं या उसकी माइनरेट्स हैं, माइनरेट्स बोलते हैं लंबे लंबे टावर्स को और बड़े बड़े मॉस्क को, जैसे कि आप कह सकते हो कुतुब मीनार, वो भी एक बड़ी सी टावर है तो उसे माइनरेट्स कह सकते हो। तो इस तरह के आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हिस्टोरिकल चीज़ें जो हैं, जो मोनूमेंट्स हैं वो बहुत सारी दिल्ली में मिल जाएंगी। तो उन सब पे जब सूरज की रोशनी पड़ रही है तो वो देख के ऐसा लग रहा है कि सोने के जैसा है और वो चमक रहा है। वो सारी माइनरेट्स, वो सारी डोम्स शाइन कर रहे हैं। कुछ डोम्स जो है वो मुगल कैपिटल में बने हैं जो कि 17th सेंचुरी के हैं, और उसे देख के, क्योंकि जब ये ट्रेन से गुजरे तो वो डोम जो है बहुत दूर में है, तो उसे देख के ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी उसकी पेंटिंग्स बनी है, उसकी मिनिएचर बनी है। क्योंकि ट्रेन से जब ये ट्रैवल कर रहे हैं तो जो ये सारे चीज़ें हैं वो बहुत दूरी पे हैं, तो दूर से कोई भी चीज़ को जब हम देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा छोटा छोटा दिखता है। इस वजह से यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग कहा जा रहा है। तो आई होप कि आपको सेकेंड पैरा भी क्लियर होगा। अब हम आते हैं थर्ड पैरा में। दिस वॉज माई सिटी, द सिटी वेयर आई वॉज बोर्न एंड द सिटी ऑफ माई एंसेस्टर्स। तो ये कह रहे हैं कि अब ये मेरी आ गई है खुद की सिटी, ये मेरी अपनी शहर है, वो शहर जहाँ पे कि मेरा जन्म हुआ है, जहाँ पे कि मधुर जाफरी का जन्म हुआ है, और वो शहर जहाँ पे कि इनके इंसेस्टर्स रहते थे, इनके पूर्वजों का शहर। माई हार्ट इनवेरिएबली स्किप्ड अ बीट व्हेन आई सॉ इट। अब यहाँ पे जो इट रेफर कर रहा है ये उस शहर दिल्ली को रेफर कर रहा है। इनवेरिएबली स्किप्ड और बीट का मतलब है हार्ट ऑलवेज सीम टू बी स्टॉप फॉर अ मोमेंट बिकॉज ऑफ सडन इमोशन। जब आपको अचानक से कुछ इमोशनल चीज़ें दिख जाती है, कुछ वैसे चीज़ें दिख जाती है जिससे कि आपका कुछ यादें जुड़ा हो, कुछ मेमोरीज जुड़ा हो, तो उस समय जो इनकी हार्ट है वो थोड़ी देर के लिए बीट करना बंद कर देता है, थोड़ी देर के इनकी धड़कन रुक जाती है। उसको यहाँ पे कह रहा था जब ये इस शहर को देखती है, अपने इस शहर को देखती है, दिल्ली शहर को, तो इनकी जो हार्ट है वो बीट करना बंद हो जाता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, दिल इनका थम जाता है। दिल्ली इंडियाज़ कैपिटल सिटी, दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल सिटी है, जैसा कि हम सबको पता है। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी दिल्लीज, और ये बहुत सारे दिल्लीज मिल के आज की दिल्ली बनी है।
ये कैपिटल हमारी बनी है इंडिया की, ये बहुत सारे दिल्ली को मिलकर बनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे दिल्लीज का मतलब क्या है, फॉर द लास्ट 1000 ईयर्स, पिछले हजारों साल में, एज रूलर्स रिप्लेस्ड ईच अदर। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत सारे रूलर्स आए हमारे इंडिया पे, राज करा उन्होंने रूल करा है। दिल्ली पे भी बहुत सारे रूलर्स आए, उन्होंने रूल करा, पहले वालों ने दूसरे को रिप्लेस करा, दूसरे ने तीसरे को रिप्लेस करा। तो इस तरह से बहुत सारे रूलर्स आए जो कि एक दूसरे को रिप्लेस करके उन्होंने रूल करा। वन दिल्ली वॉज टॉर्न डाउन टू द बिल्ड अनदर, ऑफन विद द स्टोन्स ऑफ इट्स फॉर्मल सेल्फ। तो जो पहली दिल्ली थी, जो पहले कोई रूलर आए होंगे, उस दिल्ली को उन्होंने हटाया, उसको टॉर्न करा और नए दिल्ली को बिल्ड करा। उसी तरह से फिर दूसरे जो रूलर आए, उन्होंने भी पहले वाले को थोड़ा चेंज करा, उसे हटाया, फिर उन्होंने अपना खुद का बनाया। तो इस तरह से बहुत बार दिल्ली की मेक हुई है। तो इस वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हमारा दिल्ली है, जो कि अभी करंट कैपिटल ऑफ इंडिया है, वो बहुत सारे दिल्लीज को मिलकर बने हैं। यानी बहुत सारे रूलर्स आए यहाँ पे, उन्होंने अपनी अपनी तरह से चीज़ें बनाई और इस तरह से बहुत सारे दिल्ली मिलकर एक नई दिल्ली जो आज हम देख रहे हैं वो बनी। वन ऑफ दिल्लीज कंक्योरर इन द लास्ट मिलेनियम, द मुगल्स वर नोन फॉर देयर ग्रेट वेल्थ एंड टेस्ट। मिलेनियम का मतलब होता है 1000 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। 1000 साल के पीरियड को कहते हैं मिलेनियम। तो 1000 साल जो था, इन सब में बहुत सारे रूलर्स आए हमारे इंडिया में, दिल्ली में, जिन्होंने रूल करा। लेकिन इन सब में जो सबसे अच्छे वाले जो आए, जिन्हें कि पैसे भी बहुत ज़्यादा थे, वेल्थ इनके पास बहुत ज़्यादा थी और ये खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करते थे, तो वो थे हमारे मुगल्स। दे बिल्ड 2 cities ऑफ विच शाहजहानाबाद, नाउ कॉल्ड ओल्ड सिटी, बिकम amongst throughout the ancient world as the seat of grand Mughals। इन्होंने, यहाँ पे जो दे रेफर कर रहा है, ये मुगल्स को ही रेफर कर रहा है। तो इन्होंने 2 cities बनाई। पहला सिटीज़ तो वो था जिसका नाम था शाहजहानाबाद, इसे आज के डेट में ओल्ड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है वो मुगल्स का सबसे अच्छा जगह रहा है जहाँ से कि इन्होंने रूल करा हमारे दिल्ली पे, हमारे इंडिया पे। अब आगे हम आते हैं। कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस दीज रूलर्स लॉन्ग्ड फॉर फूड एंड क्लाइमेट फॉर देयर होम। कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस का मतलब है द रूलिंग क्लास ऑफ मुगल दिल्ली हैड कम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड पर्सिया। तो जो हमारे मुगल्स थे वो इंडिया में आए, दिल्ली में आए। ये कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से और पर्सिया से आए थे। तो क्योंकि ये ऐसी जगह से आए थे, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा दीवाने थे यहाँ के अपने घर के फूड से और अपने घर के क्लाइमेट से, यानी कि पर्सिया के क्लाइमेट से और सेंट्रल एशिया के क्लाइमेट से और वहाँ की फूड के ये बहुत ज़्यादा दीवाने थे, जो कि इन्हें यहाँ पे ये चीज़ नहीं मिल सकता था। ऑल्दो इनके पास पैसे बहुत थे, ये चाहें तो यहाँ फूड तो ये बना सकते हैं उस तरह की, लेकिन क्लाइमेट ये नहीं बना सकते क्योंकि ये नेचुरल है। तो इन सबको वो बहुत ज़्यादा मिस करते थे। दे कुड डू नथिंग अबाउट द वेदर। सो एज आई टोल्ड यू कि वेदर के लिए तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, बट दे बिल्ड गार्डन्स, वाटर टैंक्स एंड कैनाल्स। द मुगल्स क्रेव्ड मार्बल कैनाल्स दैट वेंट ऑल थ्रू देयर पैलेस बेडरूम्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वेदर का कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने पसंद से वहाँ पर्सिया के जैसा और सेंट्रल एशिया के जैसे कुछ जगह बनाए, जैसे कि इन्होंने गार्डन्स बनाए जो कि इनकी पसंद की थी, वाटर टैंक्स बनाए जो कि इनके पसंद की थी, कैनाल्स भी बनाए। और मुगल्स ने तो क्रेव करके, मार्बल्स को क्रेव करके, उसको काट काट के उसमें कलाकारी करके इन्होंने ऐसे ऐसे कैनाल्स बनाए जो कि इनके पैलेस के बेडरूम से होकर गुजरता था। एंड दे एट देयर ओन फूड। और फिर यहाँ आकर, इंडिया के दिल्ली में आकर, इन्होंने अपनी पसंद की खाने भी बनवाई जो कि पर्सिया में और सेंट्रल एशिया में चलती थी। एज द ईयर्स वेंट बाई, सम ऑफ देयर डिशेज वर इंक्लूडेड एंड एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ सिटीज लोकल फूड। अब जैसे जैसे साल बीतता गया, टाइम निकलता गया, वैसे वैसे उनकी जो कुछ डिशेज थी वो एज एन इंडियन हमने उन सारे डिशेस को एक्सेप्ट करा और वो जो डिश थी वो लोकल फूड भी बन गया, उस सिटी का लोकल फूड भी बन गया। इनकी लाई हुई कुछ डिशेस जो कि पर्सिया और सेंट्रल एशिया के थे। पर्सियन स्टाइल पुलाव दैट कॉम्बाइंड मीट एंड राइस, समोसास, पकौड़ीज एंड ऑफ कोर्स टी। तो ये जो सारी चीज़ें, ये सब पर्सिया में बहुत ज़्यादा फेमस थी। इंडियंस लोग इसे नहीं खाते थे, लेकिन जब से मुगल्स ने इंडिया पे राज करा, दिल्ली पे रूल करा, उसके बाद उन्होंने अपने पसंद की खाना बनवाए और जो कि आज के वहाँ के सिटी के लोकल फूड में बहुत ज़्यादा फेमस है। उसका कुछ नाम दे रखा है, जैसे कि पर्सियन स्टाइल में जो पुलाव बनाते हैं ये बहुत फेमस है, जिसमें मीट भी डला होता है, राइस बहुत फेमस है, समोसा बहुत फेमस है, पकौड़ीज और चाय भी फेमस है। तो ये सारी जो थी ये पर्सियन स्टाइल की चीज़ें फेमस थी, जो कि
दिल्ली में आज भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। नंबर 4 है एट माई ग्रैंडफादर्स हाउस द men in my family learned Persian poetry and ate delicate kebabs. Delicate is delicious. तो जो हमारे ग्रैंडफादर के घर पे जो मेन होते थे, जो हमारे ऑथर हैं उनके घर पे जो मेन हुआ करते थे उनकी फैमिली के, वो पर्शियन सीखा करते थे, पर्शियन पोइट्री सीखा करते थे और बहुत डिलीशियस कबाब खाया करते थे। द वुमेन दो अलाउड सम एजुकेशन वर केप्ट एट होम फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। अब जो यहाँ की औरतें थी उनको एजुकेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं किया गया था, थोड़े एजुकेशन बुक ले सकते थे, थोड़ी पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन उन्हें ज़्यादा वक्त तक घर पे ही रखा जाता था, ज़्यादा टाइम घर पे ही स्पेंड करना होता था, घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। When they played tennis, the entire court was cleared so that no one could see them dashing about in flowing sarees and tennis shoes. और जब यहाँ की औरतें जो थी वो टेनिस खेला करती थी तो पूरे टेनिस कोर्ट को खाली कर दिया जाता था, उसे क्लियर कर दिया जाता था ताकि कोई भी उनकी उड़ती हुई साड़ी को और जो टेनिस शूज़ में वो टेनिस खेल रही होती थी इसे कोई भी देख ना पाए, इस वजह से पूरी कोर्ट को खाली कर दिया जाता था। On cold weather evening, a wood fire was lit in the drawing room where 3 benches stood in front of the fire. और अब ये ठंडे के इवनिंग की बात बता रही है हमारी ऑथर, ये कह रही है कि जब ठंडी की टाइम होती थी तो उस समय पे शाम के टाइम में हम लोग वुड फायर लिट करते थे, लकड़ियों से आग जलाते थे और जो कि इनके ड्राइंग रूम में ही किया जाता था और उसके सामने 3 बेंचेस लगाए जाते थे जो कि आगे के जस्ट सामने यानी आगे होता था। Here the children, about 2 dozens of us, would sit playing and word games. तो यहाँ पे जो है ये 2 दर्जन बच्चे बैठते थे, मतलब कि टोटल 12 बच्चे थे इनके फैमिली में जो कि बैठा करते थे इस 3 बेंच पे और ये लोग बैठ के वर्ड गेम्स प्ले किया करती थी। तो ये अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी बता रही है हमारी ऑथर यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट पैरा में आते हैं। ये आप देख सकते हो दिल्ली सिटी की पिक्चर दे रखी है इन्होंने। बिहाइंड द बेंचेस वॉज अ सर्कल ऑफ सोफाज एंड लार्ज चेयर। तो ये जो बेंच थी लगी हुई 3 बेंच, इसके पीछे जो होते थे वो सोफ़ा लगे होते थे जिसकी सर्कल बनाई होती थी, मतलब इस तरह से सोफ़ा लगाए जाते थे और इस पे इसके पास ही एक बड़ा सा चेयर भी लगाया जाता था। इट वॉज फ्रॉम हियर द ग्रैंडफादर हेल्ड कोर्ट। और यहाँ पे जो कोर्ट रेफर कर रहा है ये उन सारे फैमिली के टाइम को रेफर कर रहा है जबकि पूरी की पूरी फैमिली जो है वो एक साथ बैठा करती थी। तो उस समय पे हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो कोर्ट को हेल्ड करते थे। यहाँ पे कोर्ट जो कहा जा रहा है उस रूम को कहा जा रहा है जहाँ पे पूरी फैमिली एक साथ बैठी है। तो उस कोर्ट में जो मेन जज थे, यहाँ पे आप कह सकते हो, या जो मेन उस कोर्ट को रूल कर रहा था वो थे हमारे ग्रैंडफादर जो कि इस मिडिल वाले चेयर पे बैठते थे और वो हम सबको चीज़ें अच्छी चीज़ें बताते थे। ही लव्ड टू लेक्चर हिज ग्रैंड चिल्ड्रन ऑन दिल्लीज हिस्ट्री एंड हिज बेस्ट अपॉर्चुनिटी केम एट फैमिली पिकनिक्स। तो यहाँ पे ही जो रेफ़र कर रहा है ये हमारे ऑथर के ग्रैंडफादर को रेफ़र कर रहा है। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था अपने ग्रैंड चिल्ड्रन दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में लेक्चर देना, उसके बारे में बताना। तो वो यहाँ पे बैठ के इस बीच वाले चेयर पे बैठ के दिल्ली की हिस्ट्री के बारे में शेयर करते थे वहाँ पे बैठे सारे बच्चों को और जो लोग थे उनको। और उनमें से जो सबसे अच्छी चीज़ें थी वो थी इनकी फैमिली की पिकनिक। जब इनकी पूरी फैमिली पिकनिक पे जाती थी तो ये इनका बेस्ट पार्ट था, इसके बारे में सुनना हमारे ऑथर का बेस्ट पार्ट था। दीज वर हेल्ड इन विंटर और ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन अ वेल टेंडेड गार्डन ऑफ 17th सेंचुरी टॉम और 12th सेंचुरी पैलेस। यहाँ पे दीज वर हेल्ड रेफर कर रहा है उन पिकनिक्स को जिनकी बातें अभी हमारे ग्रैंडफादर, जो इनके ग्रैंडफादर हैं ऑथर के, वो शेयर कर रहे हैं, तो उनको रेफ़र कर रहा है। तो ये सारी जो पिकनिक का टाइम होता था ये तब किया जाता था जब विंटर का समय होता था, विंटर का मौसम होता था या फिर मानसून का मौसम होता था। जो बेस्ट जगह था जहाँ पे हम लोग जाया करते थे वो था गार्डन। किस टाइम की गार्डन? 17th सेंचुरी की गार्डन या फिर 12th सेंचुरी की जो पैलेस होती थी। इन जगहों को देखने के लिए हमारे ऑथर और उनकी पूरी फैमिली जाया करती थी पिकनिक के टाइम पे। फैमिली पिकनिक पे जब ये लोग जाते थे, द एंटायर फैमिली वुड गो ऑन द पिकनिक। पूरी फैमिली जाती थी इस पिकनिक पे। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड इट नेवर अकर्ड टू मी दैट फैमिलीज कुड come in sizes smaller than 30 people, swelling easily to a few thousand at the mention of a wedding। तो यहाँ पे कह रहे हैं, हमारे ऑथर कह रहे हैं कि चाइल्डहुड के समय पे तो हमने कभी ये नहीं सोचा था, ऑथर ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि 30 से छोटे मेंबर्स का भी फैमिली होता है। मतलब इनके जो घर में फैमिलीज थी
उसमें 30 लोग थे, यानी ये जॉइंट फैमिली थे। अभी के टाइम पे इतने फैमिली किसी के होते नहीं है, नॉर्मली जॉइंट फैमिली कोई ज़्यादा रहता नहीं है, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो यहाँ पे इनका भी मानना था बचपन के टाइम पे, क्योंकि इन्होंने इससे कम की फैमिली देखी ही नहीं थी, उस समय पे सारे लोग जॉइंट ही रहते थे। तो इनका मानना है कि 30 से कम लोग अगर किसी फैमिली में है तो वो फैमिली हो ही नहीं सकते हैं, और अगर शादी हुई तो शादी के टाइम पे तो कम से कम 1000 लोग हो ही जाते थे इनके फैमिली मेम्बर में। तो ये हमारे ऑथर हमें बता रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट पैरा में आते हैं। प्रिपरेशंस फॉर द पिकनिक वुड बिगिन अर्ली इन द मॉर्निंग। अब जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले पैरा में बताया कि ये मानसून के टाइम पे और विंटर सीजन के टाइम पे पिकनिक जाया करती थी, तो जो पिकनिक का प्रिपरेशन होता था वो सुबह सुबह से ही स्टार्ट हो जाता था। पोटैटोज इन अ हॉट टोमेटो सॉस, गोल्डन पूरीज, warm moist meatballs and jars of pickles would be packed along with fruits in large baskets। तो जब ये जा रही होती थी पिकनिक के लिए, इनका पूरा फैमिली पिकनिक के लिए जा रहा होता था, तो उस टाइम पे ये कुछ कुछ चीज़ें जो बना के ले जाया करती थी, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आलू के सब्जी होते थे जिसमें टमाटो भी डले होते थे, पूड़ीज होती थी, गरम गरम पूड़ीज जिसके कलर आप लोगों ने देखा होगा गोल्डन होती है, तो ये पूड़ीज बने होते थे, बहुत सारे पूड़ीज बनते थे, और मीट बॉल्स बनते थे जो कि गरम गरम होता था। पिकल्स भी ऐड किया जाता था, और ये सारे चीज़ों को पैक किया जाता था फ्रूट्स के साथ एक बड़े से बास्केट में। 2 cars वुड स्टैंड रेडी ग्लीमिंग इन द सन। तो बाहर जो धूप होती थी उसमें 2 कार्स रेडी रहते थे उस बाहर सूरज की रोशनी के नीचे। आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि 2 कार है इनके पास, और इनकी पूरी फैमिली जिसमें कि 30 मेंबर्स हैं, तो ये सारे सिर्फ 2 कार पे ही जाएंगे। तो किस तरह से जाएंगे वो हमें आगे के पैरा में देखने को मिलेगा। द आर्ट ऑफ गेटिंग 30 पीपल इनटू 2 कार्स हैड लॉन्ग बीन मैटर्ड। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मैटर करती है वो ये आर्ट है कि 2 गाड़ी में 30 लोग किस तरह से बैठ जाते हैं। इस आर्ट की बात कर रहे हैं हमारी ऑथर, तो वो बताएंगे कि कैसे ये लोग एडजस्ट करते थे। द फर्स्ट लेयर कंसिस्टेड ऑफ शॉर्ट लेडीज एंड टीनेजर्स। तो जो कार की फर्स्ट लेयर होती थी, मान लो ये गाड़ी की सीट है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है यानी इस पे जो बैठते थे सबसे पहले, वो बैठते थे जिनकी हाइट कम होती थी, उस तरह के लेडीज़ यहाँ पे सबसे पहले बैठा करते थे। और उसके बाद इनके ऊपर इनके लैप में बैठते थे टीनेजर्स, इनके गोद में जो बच्चे बैठते थे जिनकी एज 19 से कम हो और 13 से ज़्यादा हो या 13 से हो। ऑन देयर लैप वेंट द सेकेंड लेयर 10 और 12 ईयर्स ओल्ड। अब इनके ऊपर जो मैंने बताया सबसे पहले गोद में जो बैठते थे वो टीनेजर बैठते थे, और ये बैठते थे स्मॉल लेडीज़ की गोद में या शॉर्ट लेडीज़ की गोद में। अब इस टीनेजर के ऊपर जो बैठते थे वो 10 से 12 साल के बच्चे बैठा करते थे। तो आप इस तरह से देखो कि ये 3 लेयर बन चुकी है। द थर्ड लेयर कंसिस्टेड ऑफ ऑल दोज बिलो द एज ऑफ 10। अब जो तीसरा लेयर बनता था उस पर सारे के सारे वो सारे बच्चे बैठते थे जो कि 10 साल से कम के होते थे। तो आप इस तरह से देखो ये गाड़ी पे मैनेज करके यहाँ से निकल रही है। किस तरह से निकल रही, 3 लेयर बनाती थी। सबसे पहले तो वो औरतें बैठती थी इनके घर की जिनकी हाइट कम होती थी, उसके बाद टीनेजर्स बैठा करते थे, और टीनेजर्स के गोद में जो बैठते थे वो बैठते थे 10 या 12 साल से कम के बच्चे या उतने एज के बच्चे। उसके बाद फिर कह रहा है द टॉल मैन सैट इन फ्रंट सीट। जो सबसे लंबा आदमी होता था इस फैमिली मेंबर का वो फ्रंट सीट पे बैठता था। ऑन देयर लैप्स सैट द 10 to 12 years old holding the basket and pots that could not be stuffed into the trunk। तो और इनकी जो गोद में होता था, इनकी जो लैप में होता था, टॉल मैन के लैप में वो 10 से 12 साल के बच्चे बैठते थे जो कि अपने ऊपर रखे होते थे उन बास्केट्स को, उन पॉट्स को जिसमें इन्होंने खाने की चीज़ें रखी है। और वो बास्केट और वो पॉट्स जो कि ट्रंक में स्टफ़ नहीं किया जा सका, ट्रंक में रखा नहीं जा सका, उसे लेकर बैठते थे इन छोटे छोटे बच्चे। 7 पैरा में कह रहा है Once we reached the garden of Qutub Minar, the children would rush to climb the sandstone tower while the picnic was laid out on a large cotton sheet। तो उसके बाद कह रहा है कि जैसे ही ये लोग पहुंच जाते थे कुतुब मीनार के गार्डन में, तो हम बच्चे जितने भी बच्चे थे ये सारे बच्चे भाग कर जाते थे उन सैंडस्टोन की बिल्डिंग पे। अब सैंडस्टोन बिल्डिंग किसको बोलते हैं? जो कि रेड और येलोइस टाइप में पत्थर से बने थे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा इंडिया में सैंडस्टोन की बिल्डिंग है, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, तो इस तरह की बिल्डिंग को बोलते हैं सैंडस्टोन बिल्डिंग। तो जो कुतुब मीनार था उस पर ये चढ़ने के लिए जाते थे, उस टावर पे चढ़ने के लिए जाते थे। और हमारा जो पिकनिक था, ये जो ऑथर का पिकनिक है, ये पिकनिक स्टार्ट होता था एक बड़े से कॉटन के शीट को बिछा देते थे और उसके ऊपर सारे लोग बैठ जाते थे। बच्चे सारे कुतुब मीनार पे चढ़ने के लिए चले जाते थे। वंस वी सॉ ऑल द फूड लेड आउट वी वुड थंडर डाउन
hundreds of steps, jostling and competing to get the first. तो उसके बाद क्या होता था, जैसे ही सारे खाने को निकाला जाता था, ये जो भी खाने यहाँ पे बनाया गया है लाने के लिए पिकनिक पे, ये सारे खाने जैसे ही निकाले जाते थे तो हम सारे बच्चे थंडर के जैसे भाग के आते थे उन सैकड़ों सीढ़ियों से, जिस सीढ़ियों को ये चढ़कर कुतुब मीनार के ऊपर पहुंचने वाले थे, उन सारे सीढ़ियों को उतरते हुए वहाँ से बहुत स्पीड में जौसल करते हुए, यानी कि एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए कॉम्पिटिट करके आते थे ये कि जो पहले पहुँचेगा खाना उसे मिलेगा। तो इस तरह से ये लोग पिकनिक को एंजॉय करते थे ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। उसके बाद है द फूड्स एंड द प्लेसेस ऑफ माई चाइल्डहुड कैन स्टिल बी फाउंड इन दिल्ली। तो वो सारे खाना, अब यहाँ पे जो हमारा स्टोरी है ये आ गया है प्रेजेंट में। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो स्टोरी ये पीछे चल रहा था, ये सारे ऑथर के पास्ट में चल रहा था। ऑथर अपने पास्ट की चीज़ों के बारे में बता रहे थे, अपने बचपन की चीज़ों के बारे में बता रहे थे। अब यहाँ पे ऑथर प्रेजेंट को बता रही है और वो कह रही है कि जो दिल्ली में इनका फेमस फूड है, जो इनकी फेमस चाइल्डहुड की प्लेसेस है, वो आज भी देखा जाता है, वहाँ पे आज भी एग्जिस्ट करता है। मॉर्निंग स्टिल स्टार्ट इन हेज ऑफ फेमिलियर स्मोक सेंट स्काईवर्ड्स बाय मिलियंस ऑफ स्टोव एंड कुकर्स। तो यहाँ की जो मॉर्निंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है किस चीज़ से, हेज में। हेज यहाँ पे कह रहा है स्मोक, डस्ट और मिस्ट इन द एयर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी थ्रू इट। ऐसी स्मोक को बोलते हैं, ऐसे डस्ट को बोलते हैं जो कि हवा में इतना ज़्यादा उड़ रहा होता है जिसके बाद देख पाना कुछ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरह से इनकी मॉर्निंग स्टार्ट होती है। अब ये जो स्मोक है स्काई की तरफ जाता है और ये जो स्मोक है ये बन रहा है उन मिलियंस ऑफ स्टोव से और कुकर से जो कि वहाँ पे खाने बन रहे हैं, जो होटल्स में, जो रेस्टोरेंट में, जो फैक्ट्रीज़ में ये सारी चीज़ें बन रही है, इससे निकलने वाले स्मोक को कह रही है। तो आज के डेट में हम लोगों को भी पता है कि कितना ज़्यादा दिल्ली का पॉल्यूशन बढ़ चुका है, जहाँ पे कि कुछ भी चीज़ को देख पाना दिन के टाइम में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये अभी प्रेजेंट में इस चीज़ को बता रही है। इन दोज अर्ली आवर्स पोटैटोज एंड पीस आर कम्बाइंड विद जिंजर, टर्मरिक एंड ग्रीन चिलीज। अब ये दोज आवर्स को बता रही है, यानी कि उन दिनों को बता रही है जब ये बचपन में थी। तो उस समय बता रही है कि उस समय जो फेमस चीज़ें था वो ये था कि पोटैटो की सब्ज़ी बनाना, उसमें अगर पीस यानी कि मटर डले हों और फिर जिंजर भी डले हों, टर्मरिक भी डले हों और ग्रीन चिलीज भी डले हों, तो इस तरह से जो सब्ज़ी बनती थी ये इनका बहुत टेस्टी डिश था इनके लिए। चपातीज आर कुक्ड ओवर हॉट फायर्स, buttered and stacked with the vegetables and a piece of mango pickle in tiffin carrier to be carried by many people on their way to school and offices, just as I did on my way to school in Delhi. तो एक और बात ये अपने बचपन की शेयर कर रही है, वो ये कह रही है कि चपातीस जो थे उसे आग पे गरम गरम आग पे बनाया जाता था और उस पर फिर बटर लगा के उसे स्टैक कर दिया जाता था वेजिटेबल के साथ, और उसके बाद मैंगो का पिकल, मैंगो का एक अचार भी डाला जाता था और इसको टिफ़िन कैरियर में पैक किया जाता था। उन दिनों पे ये चीज़ जो था ये बहुत लोगों के लिए फेमस डिश हुआ करता था, जो कि सब लोग अपने स्कूल ले जाते थे। जो भी स्कूल जाते थे बच्चे वो इस चीज़ को ले जाते थे, इस तरह के खाने को ही ले जाते थे। और ऑफिस गोइंग बंदा भी जो होता था वो भी यही सारे टिफ़िन ले जाता था, जो कि बहुत फेमस टिफ़िन था। और ये कह रही है हमारी ऑथर, जैसा कि यहाँ पे आप पता है कि जितनी जगह आई और मी आएगा ये सारे हमारे ऑथर्स ही होंगे। तो ये जो हमारा ऑथर है ये आई ऑथर को रेफ़र कर रहा है। तो ऑथर कह रहे हैं कि ये भी स्कूल जब जाया करते थे, इनके स्कूल के दिनों में ये भी इस तरह की ही टिफ़िन ले जाया करती थी, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आपका स्टोरी ख़त्म होता है। होप कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।